हेलो नमस्कार प्यार बच्चों, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। तो बच्चों क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 यस पॉलिनोमियल्स, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बहुपद, आज से उसकी स्टार्टिंग हम सब करने वाले हैं। तो आज से आप लोग अपने असली ताकत कॉपी और पेन को अपने हाथ में लेकर के इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने और उस पर बेस्ड सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हो जाइए तैयार। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो बहुपद होता है, बहुपद क्या है, बहुपद के जो मूल घटक होते हैं वे क्या हैं, अर्थात किन से किस मौलिक इकाइयों से मिलकर के बहुपदों का निर्माण होता है, और कब किसी बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कह सकते हैं, कब उसे बहुपद नहीं कह सकते हैं, और उसके बाद पदों के आधार पर साथ ही साथ घातों के आधार पर हम ये डिफाइन करेंगे कि बहुपद बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहली चीज, जो बीजीय व्यंजक की सबसे छोटी इकाई या कह सकते हैं मौलिक इकाई होती है वो कौन है, तो इसका जवाब है सर वेरिएबल होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर कहते हैं। देखिए चर अर्थात वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको जानते हैं। अब चर अर्थात वेरिएबल्स क्या होता है, मैं बच्चों आपको क्लास 6 कहाँ, कक्षा 6 से 7, 8, 9 और उसके बाद 10 में पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कक्षा 6 में चर क्या होता था, जिसको आप लोग जानते हो कि क्या, परिवर्तनशील राशि को ही हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या, परिवर्तनशील राशि को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, परिवर्तनशील राशि को चर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चर कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। परिवर्तनशील का मतलब होता है वह अज्ञात राशि जिसका मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, हम उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, परिवर्तनशील, अर्थात जिसका मान बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है, उस परिवर्तनशील राशि इसको कहते हैं, जिसको गणित की भाषा में चर कहा गया है। जैसे हम जो बेसिकली इस्तेमाल करेंगे, x होगा, y होगा, z होगा, तो x, y और z ये अपने आप में क्या है बच्चों, चर हैं। इसके अलावा हम u का इस्तेमाल कहीं हो सकता है, v हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है, आदि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्मॉल लेटर में ये अक्षर हैं, इनके द्वारा बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, व्यक्त किया जाता है किसको, वेरिएबल अर्थात चर को। और चर का भाई कौन होता है, अचर। कौन, चर का भाई कौन होता बच्चों, अचर। अब ये मत कहना सर तब तो चर और अचर मिला दीजिए, हो जाएगा कचर कचर, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए अचर क्या होता है, तो अचर को लिखेंगे अपरिवर्तनशील राशि। क्या, अपरिवर्तनशील राशि, अपरिवर्तनशील राशि को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर अर्थात कांस्टेंट। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट अर्थात अचर कहते हैं बच्चों। जैसे कोई भी वास्तविक संख्या आपको दिखे, चाहे √2 हो, ठीक है, क्या हो, √2 हो, √3 अर्थात ये अपरिमेय संख्याएं हैं, पिछले चैप्टर में आप लोग अच्छे सीखे हो। कोई भी वास्तविक संख्या जैसे ये हो, या -1 हो, 2 हो, -3 हो, ठीक है, 3/5 हो, -5/7 हो, 8/9 हो, ठीक है, आदि। इसके अलावा कहीं x, y, z के साथ a, b और c भी आपको दिखे तो वह भी एक वास्तविक संख्या अर्थात कह सकते हैं अचर होगा बच्चों। इतनी बात समझ में आई। चलिए अगली बात आती है बीजीय व्यंजक पर। किस पर, बीजीय व्यंजक पर। सवाल यह है कि बच्चों बीजीय व्यंजक क्या होता है। जी हाँ बच्चों, जिसका जिक्र आप लोगों ने कक्षा 6 लेवल के गणित में ही कर लिया था। चर, अचर, बीजीय व्यंजक, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी। दिमाग की ढक्कन खुला, समझ में आया? यस सर, समझ में आया। देखो बीजीय व्यंजक जो बनते हैं बच्चों, ये चर और अचर, क्या, चर और अचर राशियों के गणितीय संक्रियाओं के द्वारा ही
प्राप्त होते हैं एक बीजीय व्यंजक। नहीं समझ में आया? चलो देखो, अगर किसी चर को या फिर अकेले चर को कहीं सिर्फ अकेले रख दो, ठीक है, या चर में किसी अचर का गुणा कर दो, मान लिया जाए मैंने 3 का गुणा कर दिया तो -3x, ऐसे -5x, ऐसे 1/2x, क्लियर होता है, या इन पर कुछ घात लगा दो। समझ में आ रहा है? चर और अचर के परस्पर संक्रिया मतलब जोड़ घटाना, गुणा और भाग से कोई ना कोई एक क्या प्राप्त होता है बच्चा लोग? तो इसका जवाब है बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं बच्चों। ठीक है, आप लिख सकते हो x + 5, चलो यहाँ जोड़ दिया चर और अचर को, ठीक है। आपने लिख दिया 2x² + 3x + 8, ये भी एक बीजीय व्यंजक है जिसमें x क्या है? चर। 2, 3 और 8, ये 3 है, 2, 3 और 8, ये क्या है बच्चों? अचर राशियां हैं। और भी लिख सकते हैं -5x³ -3x² -8x + 9। यहाँ पर एक ही चर राशि है बच्चों, वो कौन है? x है। अचर राशियां कितनी हैं? 5, 3, 8 और 9, ये चार क्या है बच्चों? अचर राशियां हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इसी क्लास 10th में आप लोग पढ़ोगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। 2x + 3y + 8, यह भी क्या है बच्चों? एक बीजीय व्यंजक ही है जिसमें x और y दो चर राशियां हैं तथा 2, 5 और 8 ये क्या है? अचर राशियां हैं और यह एक बीजीय व्यंजक है। और आगे चल करके हम अभी डिफाइन करते हैं कि इसे हम बहुपद भी कह सकते हैं। बोलो समझ में आया? तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि चर और अचर राशियों के गणितीय संक्रिया से प्राप्त होता है बीजीय व्यंजक। अब हम बात करते हैं आपके इस चैप्टर की सबसे बेस और सबसे बुनियादी चीज, और वो क्या है जिसको आप क्या कहते हैं? तो आंसर है बहुपद। जी हाँ, वही जो आपका अध्याय है, आपके चैप्टर का नाम है जिसको हम क्या कहते हैं लल्ला? तो इसका नाम है बहुपद। अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? तो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं लल्ला? पॉलिनोमियल्स, अर्थात बहुपद क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बहुपद क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक बेसिकली बहुपद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये इसका मतलब ये है कि बीजीय व्यंजक कब बहुपद होगा, आइए उसको देखते हैं। कोई भी बीजीय व्यंजक या ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात, किसकी? चर की घात, वेरिएबल्स की घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही तो होती है ना पूर्ण संख्याएं। बिल्कुल, तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या? पूर्ण संख्या हो या धन पूर्णांक संख्या हो, हम उन्हें क्या कहेंगे बच्चों? तो इसका जवाब है उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। चलिए इस चीज को मैं लिखता हूं, फिर डिफाइन करता हूं आपके सामने। क्लियर? तो मैंने क्या लिखा बच्चों? ऐसे बीजीय व्यंजक, क्या? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातांक, क्या? घातांक मतलब होता है चर पद के घात का अंक एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो बच्चों? पूर्ण संख्या। जी हाँ, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से पूर्ण संख्या, या कह सकते हैं धन पूर्णांक संख्याएं हो, तो उस बीजीय व्यंजक को ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? बहुपद कहेंगे। अब मैं कुछ आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं, जिसके बाद आप ये डिफाइन करके बताइए या आप ये विचार करिए कि किस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कह सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। तो चलिए ढेरों सारे एग्जाम्पल लिखते हैं आपके सामने। ठीक है, तो मैंने आपके सामने 10 एग्जाम्पल लिख लिए हैं जैसा आपको दिख रहा है। पहला है 2x, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 4 उधर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, सो देखिए सबसे पहले आपको ये पहचानने आना चाहिए कि चर क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चर क्या है? परिवर्तनशील राशि चर होती है। अब इसमें जितना मैंने ले लिया है, एक चीज मैंने गलत किया कि सभी में चर राशि लिया है, वो कौन है? x है। बहरहाल कोई बात नहीं, जैसा कि सभी बीजीय व्यंजकों में x दिख रहा है, तो है तो सबके सब बीजीय व्यंजक, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक क्या बहुपद हो सकते हैं? आइए इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं आपके सामने। देखिए बच्चों, यहां पर चर कौन है? तो इसका जवाब है x। इसकी घात कितनी है? जिस पद की घात कुछ भी ना हो उसको हम मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं? सबका मालिक 1, यानी यहां पर x की घात कितनी है? 1। क्या 1 जो है
पूर्ण संख्या होती है? तो आंसर है यस सर, एक तो पूर्ण संख्या होती ही होती है, मतलब चर की घात एक पूर्ण संख्या है, और अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो वह क्या होगा बच्चों? एक बहुपद होगा। यानी पहला हमारा क्या है? बहुपद है। दूसरा देखिए, दूसरे में चर को पकड़िए, कौन है? x मिल गया, इसकी घात क्या है? 1 है, यानी ये भी क्या हो गया बच्चों? बहुपद होगा। क्लियर है सबको? चलिए तीसरे वाले में, तीसरे में चर को पकड़िए, कौन है? x। यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 है। यहाँ पर x की घात कितनी है? कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ भी आप चाहें तो x लिख सकते हैं, किंतु उसकी घात कितनी होगी बच्चों? 0 होगी। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर x के जो घात है, मतलब चर के जो घातांक हैं, 0 हैं, 1 हैं, 2 हैं, 100 बात की एक बात कि घातांक पूर्ण संख्याएं हैं। अगर घातांक पूर्ण संख्याएं हैं तो नो एनी डाउट ये क्या होगा? एक पॉलिनोमियस होगा बच्चों, मतलब एक बहुपद होगा। मजा आया और समझ में बिल्कुल आया। चलिए देखिए इधर, यहाँ पर चर को पकड़िए, चर यहाँ x है, यहाँ x है, इसकी घात यहाँ 2 है, इसकी घात यहाँ 1 है, मतलब 1 और 2 घात है जो कि पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब 100 बात की एक बात कि ये भी क्या होगा? बहुपद होगा। क्लियर? चलिए पांचवें की बारी है। पांचवें की बारी में अगर आप देखें तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों? वो क्या है? वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि नीचे यहाँ पर कौन है? x, चर कौन है? x, और उसकी घात क्या है? 1 है, उसकी घात क्या है? 1, और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको बता देते हैं कि यहाँ पर ये जो बीजी व्यंजक लिखा है ये भी बहुपद होगा, किंतु ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ नीचे है, कौन है? चर जो है वो क्या है? हर में है। जब यह अंश में जाएगा तो उसकी घात क्या हो जाएगा? तो आंसर बच्चों चिन्ह बदल जाएंगे। क्या? चिन्ह बदल जाएंगे। यानी x घात अगर 1 है तो ऊपर जाने पर x घात -1 हो जाएगा। क्या? -1 हो जाएगा, और -1 पूर्ण संख्या होती ही नहीं है। इट मीन्स दैट कि यह जो है बहुपद हो ही नहीं सकता, अर्थात ये बहुपद नहीं होगा। तो आई होप कभी भी आप लोग को हर में, कहाँ? हर में नीचे एक अगर बीजी व्यंजक दिखे, ठीक है, तो उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो उसके घात के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। ऐसी स्थिति में वह बहुपद नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर पकड़िए, ये x चर है, यहाँ पर चर है, ठीक है, और यहाँ पर नहीं है तो क्या हुआ? यहाँ पर चर x की घात कितनी है? 2 है, और 2 क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर x की घात कितनी है? ये करड़ी के अंदर है, क्या? रूट के अंदर x है, यहाँ लिखता हूं मैं, रूट के अंदर x है, और किसी भी पद पे अगर करड़ी लगी हुई हो तो बचपन से ही आप जानते हो कि इसका मतलब होता है घात 1/2। क्या? घात 1/2, मतलब घूंघट के अंदर, करड़ी के अंदर अगर कोई पद दिख गया तो उस पद की घात कितनी होगी लल्ला? 1/2। क्या? 1/2 होगा, और 1/2 क्या पूर्ण संख्या होती है? तो भाइयों और उनकी बहनों बिल्कुल भी नहीं, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वह बहुपद हो जाए। मतलब कहीं भी करड़ी के अंदर, कहाँ? करड़ी के अंदर अगर कोई चर x, y, z आपको दिख जाए तो बहुपद कतई नहीं बोलना। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय। बोलो, बात समझ में आए बच्चों? चलिए, तो इस तरह से ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। आइए इसको देखते हैं। तो ये जो 7वां है बिल्कुल 5वें की तरह आपको दिख रहा है। हर यानी नीचे चर है और इसकी घात +2 है, और यहाँ 1 है, किंतु जब अंश में ये जाएगा तो उसकी घात माइनस में हो जाएगा, और -1 पूर्ण संख्या होती ही नहीं है। इट मीन्स दैट कि इसको हम बहुपद नहीं कह सकते। बोलो, बात समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। चलिए यहाँ पर देखते हैं 8वें में x की घात, यहाँ जो चर है x उसकी घात 3, यहाँ चर या उसकी घात 2, यहाँ चर उसकी घात 1, यानी यहाँ पर घात 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, जो कि क्या होता है लल्ला? तो आंसर है होल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्याएं होती हैं, मतलब पुनः ये क्या होगा बच्चों? तो इस तरह से आपने देखा कि 8वें जो बीजी व्यंजक है ये भी क्या होगा बच्चों? एक बहुपद होगा। ठीक है, 9वें की बात करते हैं। यहाँ पर जो चर है x उसकी घात 2 है, यहाँ पर चर x उसकी घात 1 है, और यहाँ पर चर नहीं है तो उसकी घात क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पर जो चर आ रहे हैं उनकी घात 0 है, 1 है, 2 है। क्लियर हो
होता है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, हम उन्हें क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। मतलब 100 बात की एक बात, 9वां भी क्या होगा, एक बहुपद होगा। चलिए 10वें की बात करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, जो चर है x, उसकी घात 4 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ कुछ नहीं, तो आप x की घात क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। यानी 0, 2, 4 ये सभी घातांक जो है बच्चों यह पूर्ण संख्याएं हैं। मतलब 100 बात की एक बात, यह जो 10वां है बच्चों यह भी क्या होता है, एक बहुपद है। चलिए 10 नहीं, शुभ शुभ अंक 11 पर ले चलकर समापन करते हैं और एक प्यारा सा एग्जाम्पल आपके सामने लिखते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है कि √x - 1 इंटू √x + 1। क्या आप ये बता सकते हैं कि यह बहुपद है या नहीं है? तो बच्चे दरअसल ऐसे सोचते हैं कि हमको चर पकड़ना है, उनकी घात देखना है, अगर पूर्ण संख्याएं हैं तो बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। किंतु यहां पर थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि देखिए √x - 1 यह एक बीजीय व्यंजक और √x + 1 यह दूसरा बीजीय व्यंजक, दोनों के बीच में क्या है बच्चों, गुणा है। क्या है? दोनों के बीच में क्या है बच्चों, गुणा है। अब इनका अगर हम आपस में गुणा करके प्रसार करें या फिर वो फॉर्मूला लगाएं, एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b, सो फाइनली क्या होता है बच्चों, तो आंसर है a² - b²। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो a की वैल्यू हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, √x - 1 √x + 1। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, √x यानी पहले का स्क्वायर मतलब a² माइनस b यानी दूसरे का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। सो फाइनली ये कितना हो जाएगा बच्चों, √x का स्क्वायर सिर्फ x आ जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना होगा, x। अब आप बताइए कि यहाँ पर सरल करने, इस बीजीय व्यंजकों को सरल करने के बाद जो इनका गुणनफल आया, इसमें चर x है और उसकी घात कितना है, 1, और यहाँ चर x है ही नहीं, अगर हो तो लगा दीजिए और उसकी घात किंतु कितना हो जाएगा, 1 हो जाए 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर चर x की घात 0, यहाँ पर चर x की घात 1। अब ये जो घातांक 0 और 1 है ये क्या है, तो आंसर है पूर्ण संख्या है। मतलब जिसको आप ऊपर ऊपर से देखकर कहना चाह रहे थे कि वह बहुपद नहीं है, क्या है, बहुपद नहीं है। अब वो फाइनली ये प्रूव हो चुका है कि चर के घातांक एक पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब कि यह भी क्या होगा बच्चों, एक बहुपद होगा। तो कहीं ऐसा सिर्फ करड़ी में x को देखकर ऑलरेडी ये मत बता दीजिएगा कि यह क्या है, एक बहुपद नहीं है। क्लियर? तो उसको अगर हो सकने लायक है तो उसको सिंप्लीफाई करिए, पहले सरल करिए, सरल करने के बाद फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलता है उसमें जो चर x है उसकी घात को देखिए, और अगर घात पूर्णांक संख्याएं आ जाएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं आ जाएं, तो आप ये बता दीजिए कि वह एक बहुपद होगा। बोलो बात समझ में आए? फटाफट इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं बहुपदों के प्रकार पर, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बहुपदों का वर्गीकरण जो बेसिकली हम करेंगे आपके सामने, यहां पर 2 आधार होगा। पहला होगा कि हम ये कह दें कि पदों के आधार पर, किस पर, पदों के आधार पर, ये ठीक है, पदों के आधार पर वर्गीकरण। और दूसरा वर्गीकरण हम लोग करेंगे कौन सा, तो ये मैं लिख देता हूं घातों के आधार पर, या लिख सकते हैं चर के घातों के आधार पर। किसके, चर के घातों या घातांकों के आधार पर, ऐसा आप कह सकते हो बच्चों। क्लियर? जो बेसिकली हैं, जो मुख्य रूप से हैं, ये हम लोगों ने 6 में पढ़ा था। किस क्लास में, 6 में। क्या सर आप भी कक्षा 6 वाली बात कर रहे हैं? चलो भैया देख लो 5 मिनट क्या जाता है। तो पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं बेसिकली वह होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है एक पदीय, ठीक है, एक पदीय। वैसे आप लोग कक्षा 6 में आप लोग क्या पढ़े थे इसको एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, ठीक है, त्रिपदीय व्यंजक, ठीक है, एक पदी, द्विपदी और ये हो गया त्रिपदीय। क्या, त्रिपदीय, ठीक है। तो एक पदी मतलब जिसमें सिर्फ एक पद होंगे, द्विपदी जिसमें 2 पद होंगे, त्रिपदी जिसमें 3 पद होंगे। क्लियर? चलो एग्जाम्पल, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसको मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं लल्ला? मोनोमियल कहते हैं। इसको बाइनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल्स कहते हैं। क्लियर? ठीक है। और इसको हम लोग ट्राइनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल्स कहते हैं। क्लियर? सॉरी,
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें सिर्फ एक पद हो या ऐसे बहुपद जिसमें एक पद होता है उसको हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे लिख दिया जाए सिर्फ x लिख दिया जाए, सिर्फ y लिख दिया जाए, या 2x लिख दिया जाए, 5x लिख दिया जाए, ठीक है, 10xy लिख दिया जाए। अब यहाँ ऐसा मत सोचिएगा कि 10xy 3 है, किंतु अगर इनके बीच में प्लस और माइनस रहे, क्या प्लस और माइनस रहे बच्चों, तब ये अलग अलग पद का फॉर्मेशन करेंगे, अदरवाइज ये एक ही पद है, ठीक है। तो ये भी एक ही पद है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी क्लियर होता है सबको। ऐसे लिख दिया जाए 5x क्यूब लिख दिया जाए या 10x स्क्वायर लिख दिया जाए, तो इसमें एक पद है, एक पद है, एक पद है, एक पद है, यानी इन सभी में बच्चों एक ही पद है, मतलब ये एक पदीय बहुपद है या कह सकते हैं बीजीय व्यंजक है। क्लियर। आते हैं बाइनोमियल द्विपद वाले पे, तो हम लिख सकते हैं सामान्य रूप ax प्लस b लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक पद, ये दूसरा पद, तो टोटल इसमें कितने पद हैं बच्चों, तो आंसर है 2 पद है। इसके अलावा x प्लस, चलिए 7 लिख सकते हैं, x माइनस 10 लिख सकते हैं, ठीक है, 10x माइनस y लिख सकते हैं। इसमें 2 पद हैं, एक ये एक ये। क्लियर। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 2 हो। और भी लिख सकते हैं x क्यूब माइनस y लिख सकते हैं, या x क्यूब माइनस 8 लिख सकते हैं, या x क्यूब माइनस 10 लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ कितने पद हैं, 2 पद हैं। कितने बच्चों, 2 पद हैं, अर्थात ये सभी क्या हैं, द्विपदीय हैं। अगर त्रिपदी की बात करें तो जिसमें 3 पद हो, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद हैं। सो फाइनली यह जो होगा बच्चों बीजीय व्यंजक ये त्रिपदीय होगा। क्लियर होता है सबको। और भी आप तमाम लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। चलो ये भी हो गया, ये भी एक बहुपद है, ठीक है, बीजीय व्यंजक है, और इसमें भी 1, 2, 3 पद है, मतलब ये त्रिपदी है। ऐसा कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखिएगा कि 2 और x के बीच में यहाँ अलग अलग पद बन जाएगा, क्योंकि अगर दो चर या अचर राशियों के गुणा और भाग से एक ही पद बनता है। कहीं x बटा 2 लिखा है तो ये एक ही पद है, क्या, एक ही पद है बच्चों। अब x क्यूब माइनस 10x माइनस 8, ये जो आपको दिख रहा है इसमें 1, 2, 3 पद हैं। बोलो बात समझ में आता है। चलिए अपना जो आपके क्लास से इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये घातों के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों, तो इसका जवाब है घातों के आधार पर। क्या, घातों के आधार पर। बहुत ध्यान से देखिएगा और कान से नहीं ध्यान से सुनिएगा। क्या है बच्चों, घातों के आधार पर पहले प्रकार का जो बहुपद है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। नाम सुना है, नहीं सुना है, सुनना चाहिए। रैखिक बहुपद, क्या, रैखिक बहुपद, ठीक है। और दूसरा है क्या, द्विघात बहुपद। क्या बच्चा लोग, तो इसका आंसर है द्विघात बहुपद होता है बच्चों। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। कभी कभी होता है दिखाई नहीं देता किंतु सुनाई देता है, उसको आप अच्छे से नोट करते रहिएगा। अगला होता है त्रिघात बहुपद। क्या बच्चा लोग, त्रिघात बहुपद। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे बच्चों। इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद को कहते हैं लीनियर। क्या, लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। मेरा अंग्रेजी थोड़ा सा लुल्ल है, थोड़ा सा संभाल लीजिएगा अगर थोड़ा बहुत गलत होता है तो। और इसको द्विघात को कहते हैं बच्चों क्या, कहते हैं इसको क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स कहते हैं बच्चों। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और त्रिघात को कहते हैं क्या, क्यूबिक। क्या लल्ला, तो आंसर है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इस चीज को हमेशा दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क और अपने रोम रोम में बसा लीजिएगा। क्लियर। सो यहाँ पर चर की घातों के आधार पर 3 प्रकार के विशेष, उसे 4 भी लिख सकते हैं, चतुर्घात बहुपद लिख सकते हैं, जिसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो 1, 2 और 3 ये 3 प्रकार के मुख्यतः बहुपद आपके सिलेबस पाठ्यक्रम में पढ़ना है जो चर की घातों के आधार पर है। क्लियर। अब मैं एग्जाम्पल साइज इसको क्लियरिफाई करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहां पर मान लीजिए सिर्फ मैंने लिख दिया x, या मैंने लिख दिया x प्लस 2, या मैंने लिख दिया x प्लस 5, ठीक है। या फिर मैंने लिख दिया क्या, ये 2x माइनस 8 लिख दिया, या 2x माइनस 1/2 लिख दिया। क्लियर है। या मैंने ax प्लस b लिख दिया।
अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, जो चर है वो कौन है, x x x x। चलो y वाला भी लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, 2x प्लस 2y, या नहीं 2x प्लस y लिख देते हैं, 2x प्लस y, ठीक है। और इसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 2y माइनस 7 लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब देखिएगा यहाँ पर चर कौन है, x, इसकी घात कितनी है, 1। यहाँ पर चर कौन है, x, इसकी घात 1। यहाँ पर चर कौन है, उसकी घात x, 1। यहाँ पर चर x है, उसकी घात कितनी, 1। यहाँ पर चर x, उसकी घात 1। यहाँ पर जो है चर, उसकी घात 1। यहाँ पर 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 चर y, उसकी घात 1। एक चीज अगर आप दिमाग से नोटिस कर पाओ बच्चों, तो जितने चर दिख रहे हैं, चाहे x हो या फिर वो y हो, क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो इन सभी बीजीय व्यंजक में या कह सकते हैं बहुपदों में, ठीक है, जो चर है उनकी घात क्या है, 1। क्या है, 1। तो यहां पर निष्कर्ष ये निकला कि ऐसे बीजीय व्यंजक, क्या, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो लल्ला, चर की घात बोलो क्या हो, तो इसका आंसर है 1 हो। क्या हो सर, चर की घात जिसमें 1 होगी बच्चा लोग, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसका आंसर है, उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे। फिर से सुनो मेरी बात को, ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, 1 हो, ऐसे सभी बहुपदों को हम लोग कहेंगे क्या, रैखिक बहुपद कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे, या कह सकते हैं एक घातीय बहुपद कहेंगे। समझ में आया और मजा भी आया होगा। चलिए इसका अब तो आगे आप निकाल सकते हो कि ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होगा उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, जिनका 3 होगा वो त्रिघात बहुपद कहलाएंगे, जिनका 0 होगा वो 0 घात बहुपद कहलाएंगे। बच्चों देखिए, तो इसका भी एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूं, ताकि आप लोग के मन में जो छोटा सा कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। यहां मैंने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिखाई दे रहा है सबको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगला मैं लिख दूं अगर कि x स्क्वायर माइनस 3 लिख दूं, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 लिख दूं, क्लियर होता है सबको। y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 8 लिख दूं, ठीक है, या माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 11 लिख दूं, ठीक है। तो यहां पर जैसा आपको बहुपद दिख रहे हैं, ये सभी बहुपद हैं क्योंकि सभी में चर के घातांक एक पूर्ण संख्याएं होंगी। तो यहां पर बहुपद जो जो चर है x, इनकी घात क्या है बच्चों, 2 है, अधिकतम घात, ठीक है। ये बात तो शायद बताना भूल ही गया मैंने आपको कि जो बहुपद की घात होगी उसमें आपको देखना है सबसे बड़ी घात, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये बात थोड़ा सा, सबसे बड़ी घात देखिएगा, सबसे बड़ी घात को ही हम लोग कहते हैं क्या, बहुपद की घात। क्या, बहुपद, किसी भी बहुपद की घात देखना है तो सबसे बड़ी घात जो होती है वह संपूर्ण बहुपद की घात कहलाती है। तो यहां पर सबसे बड़ी घात क्या है, 2, सबसे बड़ी घात 2, सबसे बड़ी घात 2, सबसे बड़ी घात 2, सबसे बड़ी घात 2 है। यानी यहां ये सभी ऐसे बहुपद हैं जिनमें सबसे बड़ी घात कितना है बच्चों, 2 होगा। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए, तो आंसर है द्विघात बहुपद कहते हैं। क्लियर है, द्विघात बहुपद, यानी इन सभी बहुपद की घात कितना है, 2 है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे बच्चों, द्विघात बहुपद कहेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। चलिए तीसरा ax क्यूब, ठीक है, प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये एक सामान्य व्यापक बहुपद मैंने लिख दिया त्रिघात वाला, ठीक है। अब इसके अलावा और भी कोई लिख सकते हैं, सिर्फ आप x क्यूब माइनस 3 लिख सकते हो, क्लियर। सिर्फ आप x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 लिख सकते हो, क्लियर है सबको। और भी लिख सकते हैं माइनस y क्यूब माइनस 3y माइनस 11 लिख सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो चर है, चर x है, चर x है, यहाँ चर x है, यहाँ चर y है। इस चर में सबसे बड़ी घात, क्या, सबसे बड़ी घात कितनी है बच्चों, 3 है, 3 है। कौन है, 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है। तो ऐसे बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी हो, 3 हो, हम उसको त्रिघात
बहुपद कहेंगे बच्चों। इस चीज को हमेशा दिल दिमाग मन मस्तिष्क और रोम रोम में बसा लीजिएगा बच्चों, ठीक है। सो फटाफट आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे, ले लीजिए। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों कि बहुपद में चर की घातों या कह सकते हैं सबसे बड़ी घातों के आधार पर जो बहुपद है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद बेसिकली क्या होते हैं। आपको इस पूरे संपूर्ण चैप्टर में बच्चों इन्हीं घातों, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को ही सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं प्रश्नावली 1A का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्राफीय निरूपण का, उसको लेकर के, और साथ ही साथ हम प्रश्नावली 1A का क्या करते हैं, पूरी तरह से भंडारा करते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं अब वो क्या है। सो अब हम देखते हैं बच्चों बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। क्या ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? सबसे पहले आपको जरूरी है जानना बहुपदों के शून्यक, ये जो वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं शून्यक, इसका क्या मतलब होता है पहले उसको देखिए। मान लिया जाए आपके पास एक दे देते हैं हम बहुपद x + 2, क्या यह आपके पास एक बहुपद है बच्चों जिसको हम कह रहे हैं x + 2। अब x + 2 एक बहुपद है, बिल्कुल है। अब इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा बच्चे लोग बताइए आप लोग, इसका शून्यक क्या होगा? तो ऐसे आप विचार करो, यहां पर जो चर दिख रहा है वो कौन है, x। शून्य का अर्थ मैं समझा रहा हूं, यहां कौन है, चर x है, यानी x की वह वैल्यू, x का वह मान जिसे इस बहुपद में रखने पर संपूर्ण बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। x के उसी मान को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्लियर हुआ? आप लोग पहले से ही दिमाग लगा दिए होंगे कि x का वह कौन सा मान है जिसे यहां पर रख दिया जाए संपूर्ण बहुपद 0 के बराबर आ जाए। तो इसका आंसर है सर -2। कितना? -2। अगर x का मान यहां पर बच्चों रख दिया जाए -2, क्या -2, और ये ऑलरेडी है +2, फाइनली टोटल कितना हो जाएगा, 0। क्या टोटल कितना हो गया, 0। यानी x का वह मान जिस पर बहुपद 0 के बराबर हो जाए, x की उसी मान को ही हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। मतलब 100 बात की एक बात कि बहुपद x + 2 का शून्यक कौन है, -2। कौन है बच्चों, -2 है। आई बात समझ में? तो किसी भी बहुपद में अज्ञात चर राशि का जो मान होगा वही बहुपद का शून्यक कहलाएगा। और उसको कैसे निकालते हैं, आइए उसको देखते हैं। आपको दिया जाए अगर बच्चों कि बहुपद x + 3 का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या? शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए बच्चों आप उस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर बच्चों? 0 के बराबर रखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे ही एक बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे तो यह एक समीकरण बन जाएगा। क्या? समीकरण बन जाएगा। अब इस समीकरण में अगर ये रैखिक समीकरण, एक घात वाला समीकरण है तो बहुत ही आसान होगा। +3 को पक्षांतर करिए, कितना आएगा, -3 आएगा। मतलब बहुपद x - 3 का जो शून्यक होगा बच्चों वो कौन होगा, -3। अर्थात x बराबर -3 रखने पर संपूर्ण बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है सर बिल्कुल होगा। और जब एक घात का बहुपद है, रैखिक बहुपद है, तो उसमें एक ही शून्यक होते हैं। कितने? एक ही शून्यक होगा। जैसा कि इसमें कितना है, एक है, वो कौन है, -3 है। बोलो बात समझ में आया? अब इसी चीज को अगर हम y बराबर, ठीक है, या fx बराबर मान लें x + 3, तो इसका अब हमको ग्राफ खींचना हो। क्या खींचना हो बच्चों? ग्राफ खींचना हो, यानी ज्यामितीय निरूपण देखना हो तो कैसा होगा, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां मैं लिख देता हूं y बराबर कितना, x + 3।
इसके बाद x की अलग अलग वैल्यू आप ले लीजिए, कम से कम 3 वैल्यू। कितनी? 3 वैल्यू। x की वैल्यू मान लिया जब मैंने 0 ले लिया तो x की वैल्यू 0 लेने पर यहाँ पर 0 + 3 यानी y की वैल्यू आ जाएगा 3। क्लियर होता है सबको? दूसरा x की वैल्यू मान लिया जब मैंने कुछ और ले लिया, मान लिया जब मैंने -3 ले लिया तो y का मान यहाँ -3 + 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और भी कुछ ले लीजिए, x की वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेंगे, क्या x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 2 + 3 कितना होगा? 5 होगा। यानी यहां से बिंदु मिलेंगे, ये पहला बिंदु मिलेगा 0,3, इतना तो आता है 0,3। ये दूसरा बिंदु मिलेगा -3,0 और ये अगला बिंदु मिलेगा 2,5। मिलेगा कि नहीं? आंसर मिलेगा सर। अब चलिए, ये तो आप लोग जानते हो कार्तीय तल पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष और ये क्षैतिज रेखा जो है क्या है? x अक्ष है। ये तो आप लोग बहुत बचपन से ही जानते हो। ये x अक्ष, ठीक है, x धन अक्ष होता है और ये x ऋण अक्ष होता है। ये y धन अक्ष होता है, ये y ऋण अक्ष होता है, ये भी जानते हो। x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं वह मूल बिंदु कहलाता है, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। ये तो बहुत पहले से जानते हो। ये है x धन अक्ष, यहाँ +1 2 3 4 इस तरह से, ऊपर +1 2 3 4 और बाएं तरफ -1 -2 -3, नीचे -1 -2 -3 -4 इस तरह से। क्लियर? अब इन बिंदुओं के निर्देशांक आप लोग देखिए और y = x + 3 जो कि एक सरल रेखा है उसका ग्राफ खींचिए। 0,3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। y की वैल्यू कितना है? 3 है। y की वैल्यू 3 यहाँ पर है। y की वैल्यू +3 आपको मिलेगा कहाँ पर बच्चों? यहाँ पर। तो x = 0 तो y अक्ष पे होगा और y = 0 तो x अक्ष पे होगा, ये भी आप जानते हो। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा जो बिंदु, इसका निर्देशांक होगा x का मान 0 और y का मान 3, यानी 0,3 वाला बिंदु ये है। क्लियर? अगला x का मान -3 तो ये x अक्ष है, -3 यहाँ पर है, ठीक है, और y का मान 0 यानी -3,0 ये यहाँ पर मिल गया। 2,5, x का मान 2 है और y का मान 5, ये 4 है, ऊपर जाएगा 5 तो ये कुछ ऊपर जा करके शायद यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है, ये होगा 2,5। अब अगर इन तीनों बिंदुओं से हो करके आप एक रेखा खींचे कुछ इस तरह से, ठीक है, तो अगर इस तरह से हम लोग रेखा खींचते हैं बच्चों तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये जो सरल रेखा है ये उसी बहुपद जिसको हमने सरल रेखा में तब्दील कर लिया x + 3, इसका ग्राफ है या कह सकते हैं रेखा है। अब यहां पर एक चीज आप दिमाग लगाइए, चर x के रूप में यह जो बहुपद है ये x अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है? बोलो कितने बिंदु पे काट रहा है? तो इसका आंसर सर 1 बिंदु पे। मतलब ये जो ग्राफ हम लोगों ने खींचा है या रेखा हमने खींचा है ये x अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है? तो आंसर है सिर्फ 1 बिंदु पर। कितने? सिर्फ 1 बिंदु पर, और वो कौन है? -3,0। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर बहुपद की घात 1 है, मतलब वह अगर रैखिक बहुपद है तो उसके सिर्फ 1 शून्यक होंगे। कितने? 1 शून्यक होंगे और उसका ज्यामितीय निरूपण ये होगा कि वह x अक्ष को सिर्फ 1 बिंदु पे काटेगा। क्या? सिर्फ 1 बिंदु पे काटेगा। तो रैखिक बहुपद है तो 1 शून्यक होगा और वह ज्यामितीय निरूपण उसका ये रहेगा कि x अक्ष को सिर्फ कितने बिंदु पर? 1 बिंदु पे काटेगा। यही कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको लगाना है बच्चों, जो आपको ये बताएगा कि उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। क्या? शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इस चीज को ऐसे समझिए आप लोग कि अगर रैखिक बहुपद है, क्या रैखिक बहुपद है तो उसका सिर्फ 1 शून्यक होगा। कितना? 1 शून्यक होगा और वह सिर्फ x अक्ष को 1 बिंदु पे काटेगा। क्लियर? अगर द्विघात बहुपद होगा तो उसके 2 शून्यक होंगे और अगर 2 शून्यक होंगे तो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा या स्पर्श करेगा। क्लियर? काटेगा या स्पर्श करेगा। तीसरी बात, अगर त्रिघात का बहुपद है, 3 घात का बहुपद है तो वो x अक्ष को 3 बिंदुओं पे काटेगा क्योंकि उसके 3 मूलक होंगे, 3 शून्यक होंगे, अर्थात वह x अक्ष के 3 बिंदुओं पर काटेगा या स्पर्श करेगा। इसी तरह से आगे भी चलेगा। तो सभी को मैं ग्राफ बना करके आपके सामने दिखाता हूं, तब तक आप लोग इतना फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सो गाइस आप लोग यहाँ देख रहे हैं मैंने 5 ग्राफ ले लिया है। क्या 5 ज्यामिति ग्राफ ले लिया। 5 क्यों लिया? अब ये मत पूछना सर 5 शुभ होता है इसीलिए, बिल्कुल आप मान सकते हैं बच्चों 5 शुभ होता है, आपके दिन की शुभारंभ होती है। यहां से देखते हैं 5 ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बताते हैं। इन आकृतियों या कह सकते हैं ग्राफ को या ज्यामिति निरूपण को देख करके आपको ये बताना है कि इसमें कितने शून्यक होंगे। तो देखना बच्चों ये सभी जो ग्राफ मैंने लिए हैं ये एफ के लिए है। क्या एफ के। अब ये देखना एफ का क्या मतलब होता है, मतलब ऐसे बहुपद, क्या ऐसे बहुपद जिसमें चर कितना हो, चर कौन हो, तो आंसर है x हो। क्या हो बच्चा लोग? चर x हो, तो हम कहते हैं x चरों में बहुपद। ठीक है, अगर हम y में ले लेंगे तो fy हो जाएगा। क्या y हो जाएगा। तो ऐसा मैं मान रहा हूं कि ये जो सभी ग्राफ मैंने ड्रॉ किए हैं ये किसका है? चर x के रूप में है। अब इसमें आपको बताना है कि कितने शून्यक होंगे। देखो मैंने आप सभी को बताया ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। ठीक है, ये मैंने ग्राफ जो खींचा है ये देखो, ये जो सरल रेखा जा रही है, आप हमको बताइए ये जो सरल रेखा है x अक्ष के कितने बिंदुओं पर काट रही है? क्या ये जो ग्राफ है x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है? तो आंसर है सर ये जो रेखा है, अब ये मत पूछना सर रेखा कौन है। ठीक है, ये जो रेखा है x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रही है? तो आंसर है किसी भी बिंदु पे नहीं काट रही है। जब कोई रेखा x अक्ष को किसी भी बिंदु पे नहीं काटेगा तो हम कहेंगे कि इसका कोई शून्यक नहीं है। क्या कोई शून्यक नहीं है लल्ला? इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे क्योंकि x अक्ष को उसने कहीं पर न प्रतिच्छेद किया न ही स्पर्श किया। बोलो अब यहां पर इसको देखो, ये जो रेखा है, क्या ये जो रेखा है ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है? तो आंसर है सर सिर्फ एक बिंदु पे। यहाँ कहां? सिर्फ एक बिंदु पे काट रहा है। इसका मतलब कि इसके कितने शून्यक होंगे? केवल एक शून्यक होगा। कितना? केवल एक शून्यक होगा। क्लियर। और यहां पर अगर देखें तो x अक्ष को 1 और 2 बिंदुओं पर ये काट रहा है, तो हम कहेंगे इसमें कितने शून्यक होंगे बच्चा लोग? तो आंसर है 2 शून्यक होंगे। कितने बच्चों? इसमें 2 शून्यक होंगे लल्ला। चलो यहां पर देखो ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो यहां पर कितने शून्यक होंगे? तो आंसर है सर यहां 3 शून्यक होंगे। यहां आप देख रहे हैं बच्चों ये 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं पर x अक्ष के 4 बिंदुओं पर यह क्या कर रहा है? काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। मतलब इसके कितने शून्यक होंगे बच्चों? तो आंसर है 4। कितने सर? 4 शून्यक होंगे बच्चों। चलो एक और बताइए आप लोग। यहां पर एक मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, कुछ ऐसे छिछी, ये कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। ऐसे आप हमको बताइए कि इसमें कितने शून्यक होंगे? तो आंसर है सर किसी भी बिंदु पे काट नहीं रहा है। अरे मेरे रसगुल्ले अगर काट नहीं रहा है तो स्पर्श तो कर रहा है। x अक्ष को कितने बिंदुओं पर? तो आंसर है सर x के 2 बिंदुओं पर यह ग्राफ क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। अब ये मत बोलना टच करके स्क्रैच कर रहा है, टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है बच्चों। इट मींस दैट कि यहां पर कितने बिंदुओं पर स्पर्श किया है? 2। इसके मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कितने होगी बच्चों? 2 होगी। तो इस चीज को दिमाग में रखेंगे। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि ज्यामिति अर्थ क्या है किसी बहुपद का। अब जो आपका प्रश्नावली 1A है, सॉरी प्रश्नावली 2A है, क्या है बच्चों? प्रश्नावली 2A है, उसमें 4, 5, 6 क्वेश्चन या शायद 10 जो भी है क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन दिए हैं इसको आप इसी कॉन्सेप्ट पे पूरे लाजवाब तरीके से उसका पोस्टमार्टम कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप बच्चों आज का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कक्षा 6 लेवल से था आपको बहुत समझ में आया होगा और आनंद भी आया होगा। क्लियर। तो आज के लेक्चर में जनरली इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में फिर हम आपके सामने होते हैं लेकर के हाजिर नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ नए वाले लेक्चर को। तब तक के लिए आप सभी हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।